तो पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं सॉल्यूशन यानी घोल। तो सॉल्यूशन में हम लोग बताए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का स्ट्रेन का मेजरमेंट कितने प्रकार से करते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है। उसके बाद हम बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन से प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है, ये हम बता चुके हैं। जिसमें बताया कि सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 बताए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और 3 में बताए थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं। प्रॉब्लम तुम लोग बनाओगे एनसीईआरटी से। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण एवं प्रासरण दाब, है ना। तो आज का टॉपिक है प्रासरण एवं प्रासरण दाब। प्रासरण का इंग्लिश होता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है ना। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? तो ऑस्मोसिस जानने के पहले एक टर्म है जो कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्रागम्य झिल्ली। हिंदी बोलने थोड़ा सा असम लगता है ना। हम लोग इंग्लिश का यूज करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, प्रागम्य झिल्ली क्या है। तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए तुम अंडा खाते हो। अंडा में 2 लेयर होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर। बाहरी भाग, अंदर का भाग। बाहरी भाग हार्ड होता है ना। अंडा कच्चा है तो अंदर का भाग तुमको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तुम बॉयल अंडा खाते हो तो तुम देखा होगा कि जब अंडा को छीला जाता है तो उसके ऊपर एक पतला सा पतला परत रहता है, उसी को झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। अब है झिल्ली से
से तरल पदार्थ भी बाहर निकलता है और हल्का माइक्रोस्कोपिक छोटा छोटा वह भी बाहर निकलता है। इसमें एक है अर्ध प्रागम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वैसा झिल्ली जिसके द्वारा सिर्फ द्रव गुजरता हो, उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, अप्रगम्य झिल्ली कहते हैं। आजकल शहरों में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आरओ लगाया जाता है। उस आरओ में भी एक मेम्ब्रेन होता है, वह भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और वह मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल होता है। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल होते हैं। प्लांट के चारों ओर भी मेम्ब्रेन होता है, वह भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है। दैट इज नेचुरल, वो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यानी जो नेचर से मिले नेचुरल, जो मैनमेड हो आर्टिफिशियल। जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड, दैट इज आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलोफेन, दैट इज पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स हैं सेलोफेन, वह भी आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तुमसे पूछिएगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मतलब प्राकृतिक और कृत्रिम। जो नेचर से मिले नेचुरल, जो मैनमेड हो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। तो अब हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ में आ गया। अब ऑस्मोसिस क्या है ये समझेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। दो अंडा लो, दोनों अंडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे और बाहर निकालोगे, उसका हार्ड पार्ट्स जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। एक अंडे को
NaCl के घोल में और दूसरे अंडे को पानी में डाल दो। जिस अंडे को NaCl के विलयन में डाला जाता है, तुम पाओगे कि वह अंडा सिकुड़ चुका है। जो अंडा NaCl के विलयन में डाला गया है, वह अंडा सिकुड़ चुका है। दूसरी ओर जिस अंडे को पानी में डाले हैं, वह अंडा फैल चुका है। मतलब एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, है ना। एक अंडा सिकुड़ कर छोटा और दूसरा अंडा फैलकर बड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो जिस अंडे को NaCl के घोल में डाले हैं, चूंकि NaCl का घोल गाढ़ा था, उसमें क्या हुआ कि अंडे से पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा NaCl के घोल में चला गया। तो पानी निकल जाने के कारण अंडा सिकुड़ गया। दूसरी ओर जिस अंडे को पानी में डाले थे, उसमें क्या हुआ? वाटर मेम्ब्रेन के द्वारा अंडे में इंटर कर गया, जिसके कारण अंडा क्या हो गया? फैल गया। तो जिसके कारण यह प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, या जिसके कारण यह घटना घटी, उसी का नाम है प्रासरण। तो हम कह सकते हैं कि प्रासरण क्या है? वे प्रक्रिया जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक विलयन की ओर या डायलूट विलयन सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होती है, उसे प्रासरण कहते हैं। क्या बताए? वे प्रक्रिया जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक विलयन की ओर या तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है, उसे प्रासरण कहते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन है, अचार को जब अचार बनाया जाता है तो आम को नमक में क्यों रखा जाता है?
क्या कारण है? तो नमक का घोल सांद्र होने के कारण आम से वाटर निकलकर NaCl के विलयन में चला जाता है और आम सूख जाती है। जिसके कारण अचार बन जाता है। किसी पौधे को पानी उसके जड़ में डाला जाता है और वे पौधे के हर एक भाग में पहुंच जाता है। जिसके कारण पहुंचता है उसे प्रासरण कहते हैं। प्रासरण के कारण ही वाटर पौधे के हर एक भाग में पहुंच जाता है। फूला हुआ और सूखा हुआ फूल को पानी डालने पर फिर से वो खिल जाता है। जिसके कारण खिलता है उसी को प्रासरण कहते हैं। अब है प्रासरण दाब क्या है? प्रासरण दाब किसे कहते हैं? वे बाह्य बल या ऐसे कहें बेदाब जो सेमी पर मेम्ब्रेन पर लगकर विलायक के प्रवाह को रोक देता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। और प्रासरण दाब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किसी से? पाई से। तुमसे कोई पूछे कि प्रासरण दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कहने वे बाह्य दाब जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन पर लगकर विलायक को या विलायक के प्रवाह को रोक देता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। और इसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तुमको बताए कि जैसे पानी फ्लो करेगा शरबत की ओर, शरबत कभी भी फ्लो पानी की ओर नहीं करेगा, क्योंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सिर्फ लिक्विड ही फ्लो कर सकता है, चीनी नहीं। मैंने विलायक कर सकता है, विलय नहीं।
तो विलायक के फ्लो को रोकने वाले बल को प्रासरण दाब कहते हैं। रहेगा विलायक के प्रवाह को रोकने वाले वायु बल को या वायु दाब को प्रसरण दाब कहते हैं। अब तुम गैस लॉ में पढ़ा है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवागाड्रो लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या है, क्या पढ़े हो? यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नियत है, तो प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना? यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/P। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसको हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। साइकिल चलाते हैं, अगर हवा भरा हुआ है, हवा कंप्लीट है, तो साइकिल है कि चलती है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम। अगर हवा कम है तो साइकिल भारी चलता है। भारी चलना मतलब प्रेशर ज्यादा लगता है। यानी बॉयल्स ने क्या कहा कि स्थिर तापक्रम पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन अपने दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तुम ये भी पढ़े हो कि मोलरता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। यानी 1 लीटर घोल में या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मोलारिटी। यानी मोलारिटी बराबर विलेय के मोल की संख्या बाई बिलियन का आयतन। अगर 1 लीटर बिलियन में 1 मोल विलेय है, तो उस बिलियन का मोलरता कितना होगा? 1।
बिलियन का आयतन भी लीटर है और विलेय के मोल की संख्या 1 है, तो मोलरता बराबर क्या होगा? 1/v। अब मोलरता को हम लोग सांद्रता भी कहते हैं, कंसंट्रेशन भी कहते हैं, और उसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भान हॉफ ने बॉयल्स नियम की सहायता से प्रसरण दाब एवं सांद्रता के बीच एक संबंध दिया जिसे भान हॉफ बॉयल्स का नियम कहते हैं। भान हॉफ ने बॉयल्स नियम के आधार पर प्रसरण दाब एवं विलयन के सांद्रता के बीच एक संबंध दिया जिसे भान हॉफ बॉयल का नियम कहते हैं। इन्होंने कहा कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रसरण दाब सांद्रता का सीधा अनुपाती होता है। स्थिर तापक्रम पर किसी विलयन का प्रसरण दाब विलयन के सांद्रता का समानुपाती होता है। यदि दाब को पाई से, सांद्रता को C से और टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट किया जाए तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जहां T क्या है? स्थिर है, नियत है। तुम C बराबर क्या पढ़े हो? सांद्रता। सांद्रता बराबर क्या पढ़ा है? मोल की संख्या बाई आयतन। यदि विलेय के मोल की संख्या 1 है, आयतन V है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं और उसके बदले में बराबर का यूज करें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। के क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। तो पाई बाई C इक्वल टू के। किसने कहा? भान हॉफ
ने सहायता किसका लिया? बॉयल्स के नियम का, जिसका नाम क्या पड़ा? भान ऑफ बॉयल्स का नियम। अब देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी विलयन के सांद्रता को बढ़ाने से उसका प्रसरण दाब बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी C बढ़ेगा तो पाई भी बढ़ेगा, यानी सांद्रता बढ़ेगी तो प्रसरण दाब भी बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे प्रसरण दाब भी बढ़ेगा। ये हो गया भान ऑफ बॉयल्स लॉ। अगला है भान ऑफ चार्ल्स लॉ। एक्चुअल में जिस समय ये बना वो चार्ल्स ज्यादा प्रसिद्ध थे, इसलिए उनका नाम आया। एक्चुअल में जो रिलेशन था वो चार्ल्स का नहीं था, गाय लुजाक का था। लेकिन हमेशा तुमको चार्ल्स लॉ ही मिलेगा, तो हम लोग अपने से कोई मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो चार्ल्स का नियम क्या है? तुम पढ़े हो कि यदि टेम्परेचर नहीं, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चार्ल्स का नियम था। लेकिन दरअसल में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन गाय लुजाक ने दिया था। गाय लुजाक ने कहा था कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भान हॉफ ने यही बात कहा कि यदि किसी सॉल्यूशन का आयतन नियत है, कांस्टेंट है, उस पर लगने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या पाई इक्वल टू के इंटू टी। के क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। या पाई बाई टी इक्वल टू यानी भान हॉफ ने चार्ल्स के नियम के आधार पर प्रसरण दाब एवं तापक्रम के बीच एक संबंध दिया जिसे भान हॉफ
चार्ल्स का नियम कहते हैं। इन्होंने कहा कि जब या नियत आयतन पर किसी बिलियन पर लगने वाला प्रसरण दाब अपने तापक्रम का सीधा अनुपाती होता है, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी वेयर v इज कांस्टेंट। या पाई बराबर k इंटू टी, जहां k एक समानुपाती स्थिरांक है, या पाई बटा टी बराबर k। यानी ये भी क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मान भी बढ़ेगा। तीसरा है अवोगाड्रो लॉ। उन्होंने कहा प्रेशर से, टेम्परेचर से तो इक्वल वॉल्यूम में मोल की संख्या भी इक्वल होगा। यानी उन्होंने कहा P और T यदि सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब हम लोग चूंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है और यहां पर हम 4 से पढ़े थे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यदि मोल की संख्या बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। चूंकि वान हॉफ ने अवोगाड्रो लॉ का सहायता लिया था, इसलिए इसका नाम रखा वान हॉफ अवोगाड्रो लॉ। जिस प्रकार से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ को मिलाने पर एक इक्वेशन बना था जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते थे, उसी प्रकार से यहां पर भी बॉयल्स, चार्ल्स, अवोगाड्रो तीनों को कंबाइन कर दें तो एक इक्वेशन मिलेगा जिसे हम वान हॉफ इक्वेशन कहते हैं। तो अभी तुम पढ़ा कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और हम अभी बताए कि C बराबर क्या था, 1/V, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। T
को कंबाइन करो तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v इंटू टी इंटू एन, या पाई बराबर आर टी एन बाई वी। आर क्या है? मोलर गैस कांस्टेंट। तो यहां पर मोलर गैस कांस्टेंट नहीं कहेंगे, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो चूंकि सॉल्यूशन के लिए लिए सॉल्यूशन कांस्टेंट, वहां पर गैस के लिए लिए तो गैस कांस्टेंट। इसीलिए थोड़ा सा अंतर करने के लिए, छोड़ देंगे तब देखो गलत नहीं, अंतर दिखाने के लिए आर के जगह पर एस भी लिख सकते हो। आर और एस इक्वल है, इसे हम मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। याद करो आर का मान, अगर वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटीएम में, तो आर का मान होता है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। यदि वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर बार में, तो आर का मान होगा 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में, प्रेशर पास्कल में, ये दोनों किसका यूनिट, किस सिस्टम का यूनिट? एसआई का। तो आर का मान होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर वॉल्यूम सीसी में, प्रेशर टॉर में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तब आर का मान 8.314 गुना 10⁷ अर्ब्स पर केल्विन पर मोल। अगर तुम आर का मान कैलोरी में लेना चाहते हो तो आर का मान का 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो पाई भी बराबर एन एस टी कहो या आर टी कहो, एक ही बात। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड भान हॉफ इक्वेशन। इसी को भान हॉफ इक्वेशन कहते हैं। तुम पढ़े हो कि नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम बराबर कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं पाई बराबर सी आर टी। अब तुमसे कहेगा कि प्रसरण दाब की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करोगे? ये आता भी है।
देखो, मोल की संख्या बराबर तुम पढ़े हो दिया गया द्रव्यमान बाई आणविक द्रव्यमान। अगर मोल की संख्या को n से रिप्रेजेंट करें, दिए गए द्रव्यमान को W से और आणविक द्रव्यमान को M से, तो N बराबर W बाई M, है ना। W किसका वेट? विलेय का। M किसका आणविक द्रव्यमान? विलेय का, मतलब सॉल्यूट का, है ना। तो हम कह सकते हैं, अभी पढ़ाया ना, पाई भी बराबर N R T। पाई भी N बराबर W बाई N R T। अब n को इधर कर दो, तो n बराबर W R T वाई पाई भी। अगर विलेय का वेट जानते हैं, विलयन का आयतन जानते हैं, टेम्परेचर का मान दिया हुआ है, प्रेशर का मान दिया हुआ है, तो हम आसानी से विलेय का आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी WRT पाई भी जानते हैं, तो M का मान कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कि तुम कैसे बतलाओगे कि प्रसरण दाब एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। मेन क्वेश्चन यही आता है इसमें कि कैसे बताओगे कि प्रसरण दाब एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो पहले ये जानो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं किसको। वे प्रॉपर्टीज जो विलेय का द्रव्यमान पर या संख्या पर निर्भर करे, नेचर पर नहीं, उसे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। यहां पर देखो, पाई भी बराबर NRT, भी कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, यानी पाई निर्भर करता है N पर, N मतलब मोल की संख्या पर। इसीलिए कहते हैं कि प्रसरण दाब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इन नोट्स में लिखा हुआ है। इसके बाद जानना है तुमको कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ना। नहीं कहता है हमें घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक
उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? कोई वायुबल जिसका मान प्रसरण दाब से अधिक हो को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन पर लगाकर विलयन को शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित हो तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक वे बल जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन पर लगकर सॉल्यूशन का फ्लो सॉल्वेंट की ओर कर दे या हो जाए, उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो पूछता है राय के नोट्स ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस 1 नंबर का, तो इतना ही बात लिख देना है। तुम्हारा ये भी टॉपिक समाप्त हो गया, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कभी कभी एक अंतर पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? वो तुमको नोट्स में दे दी है, क्या 2 है पॉइंट, उसको रख लेना, बस काफी है, ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। अब हम लोग तुम लोग को बताएंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहले ये जानो कि एबनॉर्मल है क्या चीज। जैसे कहते हैं कि दिमाग ज्यादा है, ज्यादा दिमाग में नॉर्मल, और कम दिमाग में नॉर्मल। तो अगर मान लेते हैं कि किसी विलेय का आंतरिक द्रव्यमान सैद्धांतिक अलग हो और प्रायोगिक अलग हो, सैद्धांतिक अलग और प्रायोगिक अलग, तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक अगर अंतर है तो जितना से अंतर होगा वही उसका क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये अगले क्लास में बताएंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वान हॉफ फैक्टर। बस लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास।